स्टार्ट करेंगे। हाँ, तो आज का हमारा क्रोमेटोग्राफी के ऊपर, उसके प्रिंसिपल के ऊपर, उसके प्रोसीजर के ऊपर और उसकी फिर हम डेमो देखेंगे। तो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी होती क्या है? एक सिंपल और इनएक्सपेंसिव मेथड है। इसमें दो फेजेस होती हैं, एक स्टेशनरी फेज और दूसरी मोबाइल फेज। स्टेशनरी फेज जो होती है उसमें वो ग्लास प्लेट या स्पोर्टिव मटेरियल होता है एल्यूमिनियम का, और उसके ऊपर हम सिलिका की कोटिंग करते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास स्टेशनरी फेज है। मोबाइल फेज में मोस्टली आप ऑर्गेनिक सॉल्वेंट या उसमें थोड़ा सा पोलर सॉल्वेंट यूज़ करते हैं। डिपेंड करता है कि आपका सलूट यानी कि सेपरेटिंग मटेरियल कौन सा है। तो इसमें हम कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर में से कोई अपना रिक्वायर्ड जो अपना कंपोनेंट सेपरेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अट्रैक्शन ऑफ योर कंपोनेंट विद टू फेजेस, आइदर स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज। मोबाइल फेज के साथ अगर आपके सलूट की ज़्यादा इंटरेक्शन होगी तो वो ज़्यादा ट्रैवल करेगा। ठीक है, अगर मोबाइल फेज के अंदर आपका सलूट डिजॉल्व हो जाता है और वो ज़्यादा ट्रैवल करता है, और अगर आपके मोबाइल फेज की आपके सलूट पार्टिकल के साथ कम इंटरेक्शन है तो फिर वो कम ट्रैवल करेगा और उसकी आर एफ वैल्यू कम होगी। आर एफ वैल्यू क्या होती है उसको हम जो है बाद में डिस्कस करेंगे। तो इसका प्रिंसिपल क्या है? द कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर आर सेपरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द देयर टू फेजेस अट्रैक्शन ऑफ योर कंपोनेंट विद स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज। अगर वो उसकी अट्रैक्शन स्टेशनरी फेज से ज़्यादा होगी तो आर एफ वैल्यू कम होगी, यानी कि कम ट्रैवल करेगा। और अगर उसकी मोबाइल फेज के साथ ज़्यादा अट्रैक्शन होगी तो वो ज़्यादा ट्रैवल करेगा और उसकी आर एफ वैल्यू क्या होती है? ज़्यादा होगी। तो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी इज परफॉर्म्ड यूजिंग थिन शीट ऑफ ग्लास, एल्यूमिनियम और प्लास्टिक कोटेड विद ए लेयर ऑफ स्टेशनरी फेज। मोस्टली कौन सी यूज़ करते हैं स्टेशनरी फेज? सिलिका जेल की। However, other coatings such as alumina, fluorosil, polyamide, cellulose, carbonate, ion exchange, and chemical bonded amino, cyanodiol, and phenol can be used. तो डिपेंड करता है कि आप कौन सा सलूट सेपरेट करना चाहते हैं, तो उसके लिहाज से हम स्टेशनरी या मोबाइल फेज को सेट करते हैं। लेकिन मोस्टली हम सिलिका जेल यूज करते हैं थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में फॉर माइनर सेपरेशन। तो इसमें आप शुरू में एक लाइन लगाते हैं 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द बॉटम लाइन। एक पे ये देखें, एक आपने थिन लेयर क्रोमेटोग्राम लिया है, ठीक है, और उसके ऊपर एक लाइन लगाते हैं, उसको हम बेस लाइन कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? बेस लाइन लगाते हैं। उस बेस लाइन के ऊपर आप अपना सैंपल लोड करते हैं। ठीक है, सैंपल साइज फ्रॉम 0.1 मिलीग्राम टू 50 मिलीग्राम are then best for thin layer chromatography. Smaller amount are difficult to visualize while larger part result in our लोडिंग एंड वेरिएबल रिजल्ट। तो आपका जो सैंपल साइज होना है वो कम होना चाहिए, 0.1 मिलीग्राम से लेके 50 मिलीग्राम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा होगा तो वो इधर उधर स्प्रेड कर सकता है। सैंपल शुड बी डिजॉल्व इन रिलेटिवली वोलाटाइल सॉल्वेंट। वोलाटाइल सॉल्वेंट जो आप मोबाइल फेज वोलाटाइल यूज़ कर रहे हैं उसमें आप मोस्टली ये जो आपका सैंपल है वो डिजॉल्व किया जाता है। 0.5 ml से लेके 5 ml आप सॉल्वेंट लेते हैं और उसके अंदर अपना सैंपल डिजॉल्व करते हैं और उसको फिर लोड करते हैं थिन लेयर क्रोमेटोग्राफ के ऊपर। तो जब आपने ये थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी परफॉर्म करनी है तो आपने ग्लव्स पहने हों, ठीक है, और ये जो थिन लेयर क्रोमेटोग्राम है इसको आपने साइडों से पकड़ना है। अगर आप इसको सेंटर से पकड़ेंगे तो आपके हाथों की कंटेमिनेशन इसके ऊपर जा सकती है और आपके रिजल्ट इफेक्ट हो सकते हैं। जब आपने बेस लाइन के ऊपर इक्वली डिस्टेंस करके स्पॉट लगा दिए, लेट्स सपोज कि आपने 5 सेंटीमीटर का हर स्पॉट से डिफरेंस रखा है तो वो सब में 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। ठीक है, तो आपने जब लाइन लगा दी, लाइन के ऊपर आपने जो है हल्की हल्की लेड पेंसिल से आप सर्कल कर लेंगे ताकि आपको पता चले कि आपका सैंपल कहाँ पे लोड होना है।
ठीक है। उसके बाद आपने अपने सैंपल को जो है वो लोड कर देना है बेस लाइन के ऊपर, जहाँ पे आपने सैंपल ए या बी या सी या पॉजिटिव कंट्रोल या नेगेटिव कंट्रोल रखा है, उसके ऊपर डाल देना है आपका सैंपल और पॉजिटिव या नेगेटिव कंट्रोल। अब ये आरएफ वैल्यू क्या होती है, जिसको रोटेशन फैक्टर भी कहते हैं। आरएफ वैल्यू होती है कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सलूट फ्रॉम द बेस लाइन। ये आपकी बेस लाइन है, इससे कितना आपका सलूट ट्रेवल किया है ये ऊपर होगा, और दूसरा है डिस्टेंस ट्रेवल बाय द मोबाइल फेज या सॉल्वेंट फ्रंट कहते हैं इसको, मोबाइल फेज को हम सॉल्वेंट फ्रंट भी कहते हैं। तो मोबाइल फेज ने ये बेस लाइन से कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो नोट करेंगे, ये नीचे आएगा, और जितना कंपोनेंट ने ट्रेवल किया है ये ऊपर आ जाएगा। दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये सेंटीमीटर में आंसर है, तो इसका कोई यूनिट नहीं होंगे क्योंकि सेंटीमीटर ऊपर भी है नीचे भी है, वो एक दूसरे को कैंसिल कर। तो आरएफ वैल्यू कुछ ना कुछ आएगी। हर जो सलूट पार्टिकल होता है, कंपोनेंट होता है, उसकी आरएफ वैल्यू कांस्टेंट होती है विद ए पर्टिकुलर फिक्स्ड मोबाइल फेज। एक मोबाइल फेज अगर आप यूज कर रहे हैं तो उसकी निस्बत से सारी जो कंपोनेंट हो गए उसके बेस पे आपकी आरएफ वैल्यू कांस्टेंट होगी। ठीक है। तो फिर आपने बैंड को देखना है तो उसमें यूवी इल्यूमिनेटर के ऊपर भी देख सकते हैं, या आप उसके ऊपर स्प्रे कर सकते हैं। अगर माइनो एसिड है तो उसमें आप निन हाइड्रन का स्प्रे कर सकते हैं। निन हाइड्रन का स्प्रे करेंगे 1% या 2% आपने निन हाइड्रन का सोल्यूशन बनाया है एसीटोन के अंदर, तो आप उसको स्प्रे करेंगे जब माइनो एसिड के ऊपर, तो वो स्पार्क्स बन जाएंगे ग्रे कलर के, तो वो हमें बताएंगे कि वाकई ये माइनो एसिड सेपरेट हो गए। फिर हम उनकी आरएफ वैल्यू काउंट करेंगे। आरएफ वैल्यू काउंट करने के बाद हमें पता चल जाएगा ये कौन सा माइनो एसिड है। टू डिमेंशनल थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी क्या होती है कि आपने पहले जो कोई आपका फैट है या अमाइनो एसिड है, पहले आपने उनको एक डायरेक्शन में ट्रैवल कराया, फिर आप उसको 90, ये फर्स्ट डायरेक्शन पे आपने मूव किया है, ये फर्स्ट डायरेक्शन में मूव किया है, फिर आपने उसको 90 के एंगल के ऊपर रोटेट कर दिया है, तो फिर ये ऊपर की तरफ जाना शुरू, पहले इस तरफ मूव किए हैं, फिर आपने इसको रोटेट किया इस तरह, और फिर ये इस तरफ जाने शुरू हो गए हैं, तो इसको हम टू डिमेंशनल थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। तो ये मसलन इसने जो डिफरेंट फास्फोलिपिड की सेपरेशन की हुई है, तो ये आपके जो है डिफरेंट फास्फोलिपिड की जो है सेपरेशन हुई है, इसमें उसने जो प्लांट फास्फोलिपिड एंड ग्लाइकोलिपिड कैन बी सेपरेटेड बाय फर्स्ट डेवलपिंग द प्लेट इन क्लोरोफॉर्म मेथनॉल वाटर। अब उसने एक फेज के लिए यानी कि एक डायरेक्शन की मूवमेंट के लिए जब ये इधर मूव किया है, उसके लिए उसने मोबाइल फेज यूज किया है क्लोरोफॉर्म मेथनॉल वाटर। ठीक है, क्लोरोफॉर्म मेथनॉल एंड वाटर यूज किया है, ये उसकी रेशो है, यानी कि 100 ml अगर यूज किया है तो उसमें 75 ml आपका क्लोरोफॉर्म है, 25 ml उसमें आपका मेथनॉल है, और 2.5 ml उसमें वाटर है। तो दूसरी तरफ जब इसने इसको ट्रेवल करवाया निकाल के, पहले इस डायरेक्शन में मूव कराया है तो उसको निकाल के ड्राई करके फिर उसको दूसरी डायरेक्शन में उसने 90 के एंगल के ऊपर रोटेट कर दिया, तो मोबाइल फेज चेंज कर दिया है, क्लोरोफॉर्म मेथनॉल एसिटिक एसिड वाटर। ठीक है, मेथनॉल की जगह अब पोलैरिटी उसने ज्यादा कर दी है, एसिटिक एसिड डाल दिया है, 89, 12 और 2 की रेशियो में इसने यूज किया है। तो ये जो है ना सेपरेशन हुई है इस डायरेक्शन में। तो सबसे ज्यादा ट्रेवल किया आपका MgDG। MgDG से क्या है मतलब, इसका मतलब है इसकी आरएफ वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, मोनो ग्लैक्टोसिल डाइसाइल ग्लाइसरोल। ठीक है, मोनो ग्लैक्टोसिल डाइसाइल ग्लाइसरोल MgDG। ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा इसकी आरएफ वैल्यू है टू डिमेंशनल क्रोमेटोग्राफी में। ठीक है, अगर आप सिंगल डायरेक्शन में देखें तो तभी इस तरफ मूवमेंट करेंगे तो तभी इसकी आरएफ वैल्यू ज्यादा है, फिर इसके बाद इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी।
ठीक है। इसकी सबसे कम है RF वैल्यू इस डायरेक्शन में। अगर इस डायरेक्शन में देखें यानी कि सेकेंड डायरेक्शन में, तो इसकी RF वैल्यू ज़्यादा है, फिर इसकी फिर इसकी फिर इसकी फिर इसकी फिर इसकी PI यानी कि फास्फोटाइडल अनोसिटोल इसकी सबसे कम है। तो ये डिपेंड करता है कि आपके कंपोनेंट की अट्रैक्शन कौन से मोबाइल फेज के साथ ज़्यादा है। मसलन ये जो MGDG है इसकी इसके साथ भी ट्रैक्शन ज़्यादा है, इसकी साथ भी ट्रैक्शन ज़्यादा है, इसलिए ये इस डायरेक्शन में भी ज़्यादा मूव किया है और ऊपर की डायरेक्शन में भी ज़्यादा मूव किया है। ये आपके पास डाइसेल ग्लैक्टोसिल डाइसेल ग्लाइसरोल है, ठीक है, ये वाला। इसके बाद ये आपके पास सल्फो क्यूनो सेल डाइसेल ग्लाइसरोल है। इसके अलावा डाईफास्फोटाइडल ग्लाइसरोल है, फास्फोटाइडल ग्लाइसरोल है, फास्फोटाइडल एथिलमीन है जिसको हम सेफलिन भी कहते हैं। ये फास्फोटाइडल अनोसिटोल है, ये फास्फोटाइडल सीरीन है जिसको हम सेफलिन भी कहते हैं, ये फास्फोटाइडल कोलिन है जिसको आप लेसिथिन भी कहते हैं। तो ये सेपरेशन हुई है डिफरेंट फास्फोलिपिड्स की। तो ये तो आपका है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। अब मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, उसमें आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम एक वीडियो देखते हैं थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में की, तो उसमें आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा ये जो हमने पढ़ा है। In this lesson, we will learn about paper and thin layer chromatography, both of which are used in forensic science applications. Chromatography is a separation technique, and this will be demonstrated. Level does not जो है पेपर क्रोमेटोग्राफी है। इसके बाद आएगा थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी का ट्यूटोरियल। पेपर में आप कलर को सेपरेट कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर touch the spots. As the water is absorbed, it separates the multiple components of the food coloring. We have now created a chromatogram. ये वाला सेंटर वाला कलर है, इसकी RF वैल्यू सबसे ज्यादा है और इसकी उससे कम है और इसकी सबसे कम वैल्यू है RF। और ये पर्टिकुलर कंपोनेंट की कांस्टेंट होती है एक पर्टिकुलर मोबाइल फेज के लिए। Chromatography paper is called the stationary phase as it stays put. Water is called the mobile phase as it moves up the chromatography paper. Here's the key idea. A component that is more soluble in water travels a greater distance up the chromatography paper. जो मोबाइल फेज में ज्यादा सॉल्युबलाइज होते हैं वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं और उनकी RF वैल्यू ज्यादा होगी। And a less soluble component travels a shorter distance. The retention factor, or RF value, is a measure of the distance that a separated component has traveled compared to the distance that the solvent, in our example, water, has traveled. These distances can be measured using a ruler. What does the retention factor value tell you about the solubility of a separated component in the mobile phase solvent? Please pause the video to think about this and resume when you are done. A larger retention factor value means that the component is more soluble in the solvent. A smaller retention factor value means that the component is less soluble in the solvent. और इसकी attraction ज़्यादा होगी thin layer chromatogram के साथ। Thin layer chromatography, or TLC, works in exactly the same manner. Instead of chromatography paper, a glass plate with a thin layer of silica gel or any other adsorbent material is used. This thin layer of adsorbent material is the stationary phase. A suitable solvent may be used as the mobile phase. If the separated components are colorless, the dried chromatogram may be sprayed with ninhydrin, which can turn some components purple. Or the chromatogram may be viewed under UV light. Ninhydrin is used to detect fingerprints from a crime scene.
These chromatography methods can be used to identify and compare samples of drugs, inks, lipsticks, saliva, and explosives, just to name a few. In conclusion, paper and thin layer chromatography are used to separate components of a mixture based on their solubility. The relative solubility of the separated components can be determined by calculating their retention factor values. More soluble components have a larger retention factor value, and less soluble. ये आप देख सकते हैं मेरे हाथ में क्या है, ये आप देख सकते हैं, ये पीछे एल्युमिनियम आपके पास फॉयल है, एल्युमिनियम की शीट है और उसके ऊपर सिलिका की कोटिंग हुई है। यहाँ पे हम बेस लाइन लगाते हैं और इक्वल डिस्टेंस के ऊपर हम सर्कल लगा के लेड पेंसिल से जहाँ पे आपने सैंपल लोड कर देना है उसको A, B, C या D आप लेबल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो उसके बाद इसको हम ये ग्लव्स पहन के आपने करना है। तो जब ये आप स्पॉटिंग कर लेंगे सैंपल की और पॉजिटिव कंट्रोल, मसलन आपने 3 में लाइसिन, ग्लाइसिन और ग्लूटामीन लगाई है, तो अगले में पॉजिटिव कंट्रोल में चारों होंगे, ठीक है, और उसको कंपेयर करते हैं हम RF वैल्यू। एक में चार स्पॉट आएंगे और जिसमें सिंगल सिंगल माइनो एसिड होगा उसमें एक एक स्पॉट आएगा। फिर हम RF वैल्यू को काउंट करके बता सकते हैं कि ये कौन सा माइनो एसिड है। हर माइनो एसिड की RF वैल्यू एक पर्टिकुलर मोबाइल फेज के लिए कांस्टेंट होगी और उसकी बेस पे हम इसको फिर आइडेंटिफाई कर लेंगे। ठीक हो गया। तो इसमें आपने